Hello friends, my name is Ritesh Agarwal and I welcome you all to the Hindu analysis for today. Let's look at the top stories for today. The first update you will see is about Defense. Ministry of Defense strikes 22,000 crore deal with Airbus. Okay, we'll talk about this. Center notifies a medical device park scheme. So now the new scheme announced by the government. Again, schemes are important. We'll talk about this. ICMR stops use of ivermectin HCQ for COVID-19 treatment. Again, a very interesting update. Okay, we'll talk about this. Gujarat drug seizure case likely to go to National Investigative Agency, National Investigation Agency. So we'll talk about this also. And China's central bank rules all crypto transactions to be illegal. This is from the sphere of economy. Okay, and then from editorials you will see this article called Complex Count. Okay, so today we have a lot of different kind of stuff to discuss. Let's get started with the first one. Okay, if you remember, we talked about this acquisition before. Okay, it was in the news that ऐसा होने वाला है. Okay, but the deal has been signed now. So there is this this transport aircraft called C295. C295 transport aircraft हम acquire कर रहे हैं. किससे acquire कर रहे हैं? एयरबस स्पेन से. अच्छा, अब एयरबस स्पेनिश कंपनी नहीं है ना, एयरबस इज अ यूएस बेस्ड कंपनी. इसकी सब्सिडरी है एयरबस स्पेन, जिससे हम 56 एयरक्राफ्ट एक्वायर कर रहे हैं. ये एयरक्राफ्ट जो हैं, इनमें से 16 एयरक्राफ्ट आउट ऑफ 56, 16 एयरक्राफ्ट विल बी सेंट टू अस इन अ फ्लाई अवे कंडीशन and the remaining 40 aircrafts will be manufactured in India, which makes this deal more special because कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई प्राइवेट कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान में वो एयरक्राफ्ट बन रहे हैं. ठीक है, तो हिंदुस्तान में एयरक्राफ्ट कौन बनाएगा? हिंदुस्तान में एयरक्राफ्ट बनाएगा टाटा ग्रुप. ठीक है, अच्छा, ये 56 एयरक्राफ्ट कौन सी एयरक्राफ्ट रेंज को रिप्लेस करेंगे? एवरोज. हमने 1960s में एवरोज रेंज प्रोक्योर की थी, 56 प्लेन्स, उनको रिप्लेस करेंगे ये एयरक्राफ्ट. ठीक है, तो पहला एयरक्राफ्ट हमारे पास लगभग 2 सालों में आएगा. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड एन एस्टिमेटेड 22,000 करोड़ डील विद एयरबस स्पेन फॉर 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू रिप्लेस द 56 एवरो एयरक्राफ्ट दैट वर प्रोक्योर्ड इन 60s. ठीक है, 16 will be delivered in flyaway condition from Spain within 48 months, that means 4 years, and the remaining will be manufactured in India by Tata Advanced Systems Limited within 10 years. The first aircraft will be delivered in 2 years. Okay, let's look at, okay, now what is this used for? This is a transport aircraft. It can be used for transportation of 71 troops or 50 paratroopers and for logistic operations. ठीक है, एक और खास बात है इसमें कि it can operate from short or unprepared airstrips. तो इसको एक पूरी डिटेल्ड एयर स्ट्रिप की जरूरत नहीं है. अगर आपका रनवे अधूरा है या पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है तो भी ये लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है. अच्छा, ये एक नई स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की, प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम. देखो, मेडिकल डिवाइस पार्क क्या है? जैसे आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, उसी तरह से मेडिकल डिवाइस पार्क होते हैं, या आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स होते हैं. ठीक है, तो उसी तरह से मेडिकल डिवाइस पार्क्स होते हैं. बेसिकली एक बहुत बड़ी जगह ईयरमार्क कर दी जाती है और उस जगह पे मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग होगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ऑन अ लार्ज स्केल, तो यहाँ पर बहुत सारी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होंगी, जिसका फ़ायदा इन सारी कंपनीज़ को मिलेगा जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगी. ठीक है, तो बेसिकली इससे क्या होगा? उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी. उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो एंड यूज़र के लिए प्राइस कम होगा. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का प्लान है और गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ असिस्टेंस भी दे रही है इसमें. तो यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाइड अ स्कीम टू प्रमोट मेडिकल डिवाइस पार्क्स. टोटल गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करने वाली है? 400 करोड़ रुपए. फाइनेंशियल आउटलेज 400 करोड़ from 2021 to 2025. ठीक है, now medical device park under this scheme will provide common infrastructure facilities at one place. ये मैं आपको बता ही चुका हूं, which will bring down the cost of production of medical devices. अब क्या गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफर कर रही है? 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे चाहिए होगा, उसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90% गवर्नमेंट ऑफर करेगी इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या फिर हिली स्टेट्स, और बाकी स्टेट्स में तकरीबन 70% गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी. अच्छा, बट मैक्सिमम असिस्टेंस इज 100 करोड़. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 90% और 70% तो ठीक है, बट उसमें मैक्सिमम क्या है? 100 करोड़ रुपीस तक की असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने अभी रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी किए कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आया है इसमें
कि इन्होंने कुछ दवाइयां हैं जो कंटिन्यू रखी है, कुछ दवाइयां हैं जिनको ड्रॉप कर दिया। जैसे आइवरमेक्टिन जो कि एक बहुत पॉपुलर ड्रग है, काफ़ी लोगों ने कोविड-19 के ट्रीटमेंट में आइवरमेक्टिन खाया था। तो आइवरमेक्टिन, और इनिशियली ये भी बहुत पॉपुलर हुई थी HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया के इलाज में जनरली इस्तेमाल की जाती है। तो ये दोनों मेडिसिन जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट में चल रही थी, इसको ICMR ने बिल्कुल बंद कर दिया। बोले इनसे कोई फायदा नहीं होता, नुकसान होने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो ये दवाइयाँ उन्होंने कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए बंद कर दी हैं। ठीक है, कुछ दवाइयों को चालू रखा है। रेमडेसिविर, जो आपके थोड़े एडवांस्ड, अगर कोविड थोड़ा ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इस्तेमाल किए जाते हैं, रेमडेसिविर के इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं। सो रेमडेसिविर या टोकिलिजुमैब, इन सबको, ये ब्लैक फंगस में भी काफ़ी न्यूज़ में थी टोकिलिजुमैब, तो ये सब दवाइयाँ को उन लोगों ने कंटिन्यू किया है। बट आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ थी कि गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है। ठीक है, और मुंद्रा पोर्ट जिसे अडानीज ऑपरेट करते हैं, उस पोर्ट पे एक बहुत बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट पकड़ा गया था जो अफगानिस्तान से स्मगल होकर हिंदुस्तान में आया था। ठीक है, ये कंसाइनमेंट ऑर्डर किया था विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में कपल ने, और इसे इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा ड्रग सीजर माना जा रहा है। इतना बड़ा कंसाइनमेंट, 21,000 करोड़ के ड्रग्स थे उसमें। तो इतना बड़ा कंसाइनमेंट, तो अब क्या हो गया, इतना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया है तो सारी एजेंसीज उसकी जांच में लगी हुई है। मगर अब ये केस पहले डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस देख रही थी, फिर ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि हम भी मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल जांचेंगे, मगर ये केस जा सकता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे, जो कि काउंटर टेररिज्म फोर्स है। ठीक है, तो NIA के पास इसकी जांच जाने की बात चल रही है। ठीक है, तो ये डिटेल्स में आपको बताते हो कितना बड़ा कंसाइनमेंट था। सोचो 3000 kgs ऑफ हेरोइन दैट वाज ओरिजिनली शिप्ड फ्रॉम अफगानिस्तान, मार्केट वैल्यू ऑफ 21,000 करोड़। एक बहुत बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट पकड़ा गया। ठीक है, और ये जो कपल जिन्होंने इसको ऑब्वियसली इंपोर्ट किया था, ये तो अब पुलिस कस्टडी में है कच्छ रीजन में, गुजरात में। ठीक है, और पुलिस इसके सारे एंगल्स जांच रही है। जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो कि इस एंगल पे लगी हुई है, दे आर अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, बट नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं NIA के बैकग्राउंड के बारे में। तो NIA का बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। NIA एस्टैब्लिश हुआ था 2009 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में, और इनके चीफ का नाम है कुलदीप सिंह। ठीक है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इस केस का। बेसिकली अडानीज का क्या स्टांस है, तो अडानी ग्रुप से जब पूछा गया कि यार आपके पोर्ट पे इस तरह का असाइनमेंट आया है, तो अडानी साहब कहते हैं कि भैया देखो, पहली बात तो हमारे पोर्ट में जो भी असाइनमेंट आया है या नहीं आया है, कंसाइनमेंट आया है या नहीं आया है, हमारे पास वो पावर्स नहीं है कि हम उसको सर्च कर सके। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर्स हैं कि वो कंटेनर को सर्च कर सकें। उन्होंने हमें पावर दी नहीं है कि पोर्ट अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसे सर्च कर सके और उसे स्कैन कर सके। दूसरी बात उन्होंने कहा, ये पोर्ट जिस टर्मिनल पे ये लैंड हुआ है कंसाइनमेंट, वो टर्मिनल भी एग्जैक्टली हमारे हाथ में नहीं है, उसे हमने लीज पे दे रखा था दूसरी प्राइवेट पार्टीज को। तो एग्जैक्टली अडानीज का इससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, तो इसे इंपोर्ट किया था आशी ट्रेडिंग कंपनी नाम की फर्म ने, जो कि इस कपल के द्वारा रन थी। कपल मिस्टर सुधाकर एंड दुर्गा पूना वैशाली, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट द पॉइंट इज कि अब ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि अफगानिस्तान स्पेशली तालिबान गवर्नमेंट है, उनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू शेयर जो है वो ओपियम ट्रेडिंग से, ड्रग्स से आता है। तो हो सकता है हिंदुस्तान में उसे प्रमोट करने की कोशिशें की जाए। अच्छा, देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, इन्होंने जितने भी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, बिटकॉइन रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, उन सबको इलीगल करार दिया है। इन्होंने क्या कहा है कि हम बिटकॉइन को लीगल नहीं मानते, हम क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं मानते, और ना सिर्फ उसकी ट्रेडिंग बना है, ना सिर्फ उसकी माइनिंग बना है, बस उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है सबको इलीगल माना जाएगा, और जो भी उस ट्रांजेक्शन से इन्वॉल्व होगा उसे क्रिमिनल ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सख्त पाबंदी के साथ यह सब बंद कर दिया गया है। तो ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसीज आर इलीगल, ऑफेंडर्स वुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, द नोटिस बैन्स ऑल रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अब ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि उस पर पहले चाइना में पाबंदी नहीं थी, जैसे ट्रेडिंग बैन थी, क्रिप्टो करेंसी क्रिएशन एंड ट्रेडिंग हैज ऑलरेडी बीन इलीगल इन चाइना सिंस 2019, बट अब क्या हो गया कि कोई भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, किसी भी तरह से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, उन सबको बैन कर दिया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना में कम अप विद इट्स ओन डिजिटल करेंसी, जिसकी बात हमारे यहाँ RBI भी कर रहा है। तो दैट्स अगेन वन इंटरेस्टिंग अपडेट। अब हम लास्ट सेक्शन पे आते हैं, एडिटोरियल्स पे। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, कॉम्प्लेक्स काउंट। देखो, कल हमने बात की थी कास्ट सेंसस को लेकर के। गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया था और गवर्नमेंट ने ये कहा था कि कास्ट सेंसस पॉसिबल नहीं है
एज अ पॉलिसी मेजर हम उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो इसीलिए हम कास्ट सेंसस करना ही नहीं चाहते। हम एससी और एसटी को छोड़ करके और किसी कास्ट का डेटा नहीं ले सकते हैं। उसी पर ये आर्टिकल है, बड़ा अच्छा आर्टिकल है, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं उसमें। तो ये कहता है नेशनल कास्ट सेंसस की यूटिलिटी क्या है। पहले तो बात है कास्ट सेंसस चाहिए क्यों। तो ये कहता है इट इज यूजफुल टू एस्टैब्लिश स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन फॉर कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स। तो ये कहता है अगर आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दे रहे हो, अगर आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दे रहे हो तो आपके पास कोई स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना कि इस कास्ट को इसलिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ठीक है, अब अगर आप कास्ट सेंसस नहीं करवाओगे तो आपको कैसे पता कि वो कास्ट एक्चुअली बैकवर्ड है या नहीं है। ठीक है, और ये चीज आपसे कोर्ट्स भी मांग सकती है भाई। ठीक है, एक तो आपका जनरलाइज पब्लिक के प्रति जस्टिफिकेशन है, दूसरी बात आपसे लीगल भी इस चीज का एविडेंस मांगा जा सकता है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज विद देयर बेसिस इन पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स में फाइंड अ कास्ट एन्यूमरेशन यूजफुल। अब ये दोनों दुधारी तलवार जिसको हम कहते हैं, डबल एज स्वॉर्ड है कि अब आपने कास्ट सेंसस करवाया, हो सकता है अब फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को रिप्रेजेंट करते हो, उस पार्टी के आप लीडर हो, उस पर्टिकुलर कास्ट के लीडर हो, बाद में पता चलता है वो कास्ट जो है आप कहते तो कि हम पिछड़ों के लीडर है, बाद में पता चला कास्ट सेंसस करवा के कि ये तो कास्ट ऑलरेडी बहुत एफ्लुएंट कास्ट, इनका बहुत पैसा है, फिर आप कहाँ से पिछड़ों के लीडर हुए। या फिर अगर पता चला कि आप जिस कास्ट को रिप्रेजेंट करते हो वो कास्ट के हालात बहुत ख़राब हैं, तो देन आपके लिए वो अच्छा भी हो सकता है डेटा। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि कास्ट सेंसस एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट है, कंबरसम है। तो गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स में दो कंपोनेंट्स हैं जिसमें कहा गया है। पहली बात तो ये कि इनिशियली फ्रॉम द बिगिनिंग कास्ट को हमने एज अ पॉलिसी, एज अ कॉन्शियस डिसीजन हमने एक्सक्लूड किया है। इट इज़ अ पॉलिसी डिसीजन नॉट टू हैव कास्ट एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर सेंसस। तो उन्होंने कहा था हमारा एक ऐसा नहीं है कि हमने कोई गलती कर दी है या हमारे दिमाग से निकल गया या हम स्किप नहीं कर गए। ये एक कॉन्शियस डिसीजन था कि हम सेंसस में कास्ट को एन्यूमरेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमने एन्यूमरेट किया तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि सेंसस ही नहीं कंडक्ट करवा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके मैनिपुलेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और कास्ट डेटा को कैप्चर करना भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये कहता है गिवन द माइंड बॉगलिंग नंबर ऑफ कास्ट एंड सबकास्ट विद फोनेटिक वेरिएशन सिमिलरिटी। उन्होंने बोला आप हिंदुस्तान में जाके देखो, इतनी जनजातियां हैं, इतनी जातियां हैं, फिर जातियों के अंदर बहुत सारे अंदर सबकास्ट है कि इसका डेटा कलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये कहता है इवन जो 2011 जो SECC था उसका डेटा भी हम काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसके डेटा में भी इस तरह की बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, बहुत तरह का कंफ्यूजन है, इसलिए उस डेटा को भी आप यूजफुल नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि आप जब इवन पहले डेटा कलेक्ट करते थे अप टू 1931 जब कास्ट डिटेल्स कलेक्ट की जाती थी, उसमें भी कंप्लीटनेस नहीं है, उसमें एक्यूरेसी नहीं है। 46 लाख डिफरेंट कास्ट के नेम्स हैं। ठीक है, 46 लाख अलग अलग तरह की कास्ट हैं, फिर उनकी सब कास्ट है, तो फिर वो बहुत ही कंबरसम, बहुत ही एक्सपोनेंशियल डेटा हो जाता है जिसको क्लासिफाई कर पाना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, बट ऑथर क्या कहता है, दीज नीड नॉट मीन दैट एन्यूमरेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स इन द कंट्री इज इंपॉसिबल। उन्होंने कहा ठीक है, पॉइंट्स वैलिड है, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट के सामने आ रही है। बिल्कुल एक चैलेंजिंग टास्क है कि हिंदुस्तान जैसे देश में जो कि इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी कास्ट है, इतनी सारी सब कास्ट है, इतनी लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पर सबको क्लासिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है, बट उसके बावजूद ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो ऑथर ने अप्रोच दिया है कि आप एक स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक सोशो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करवाओ, फिर उसके बाद आपका जो फॉर्म है उसे टेबुलेट करो, जो पॉपुलर कास्ट नेम्स हैं, जो रिकॉग्नाइज कास्ट नेम्स हैं दुनिया भर में, इंडिया भर में जो इंपॉर्टेंट कास्ट नेम्स हैं, उनमें फिर उन कास्ट को आप क्लासिफाई करो और उसके बाद फिर एन्यूमरेशन दैट कैन मार्क एनी ग्रुप अंडर कास्ट फाउंड इन द अवेलेबल OBC एंड BC लिस्ट। तो फिर आपके पास जो OBC BC लिस्ट बनी हुई है, बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनी है, उसके साथ उसे मैच करो, तो ये चीज़ पॉसिबल है। दो इट कैन बी चैलेंजिंग, बट इसके अपने फायदे हैं। ठीक है, जो कि इनिशियली हमने लिस्ट किए हैं कि आप जो एफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं, रिजर्वेशंस वगैरह की बात कर सकते हैं विदाउट एनी कॉन्क्रीट बेसिस, वो प्रोवाइड करवा पाना इज नॉट गुड और हेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये आज का न्यूज़पेपर, आज की न्यूज़ स्टोरीज। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं है आज, बट जो है वो इंपॉर्टेंट है, हमने आज डिस्कस किए। ठीक है, अब क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो कल मैंने आपसे बात करे थे हम चाइना ताइवान को लेकर के। ठीक है, चाइना ने कुछ फाइटर प्लेन्स भेजे थे, ताइवान और चाइना के बीच की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर थोड़ी बात करी हमने, और तब मैंने आपसे पूछा था कि ताइवान के बारे में आप मुझे कुछ बताएं, ताइवान की लीडरशिप के बारे में, उनकी करेंसी, उनकी कैपिटल के बारे में, जिसका काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है। तो ताइवान के प्रेसिडेंट है साई इंग वेन। ठीक है, उनकी कैपिटल है ताइपेई और करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। ठीक है, अब आज हम ICMR के बारे में बात करते हैं। ICMR ने नई रिवाइज्ड क्लिनिकल गाइडलाइंस फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट जारी की है, तो ICMR के बारे में थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं ना। तो आप ICMR के बारे में कुछ फैक्ट्स मुझे बताएं।
ICMR की लीडरशिप के बारे में बताएं, इसका फुल फॉर्म बताएं, ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट ICMR, ठीक है, वो आप अपने कमेंट सेक्शन में आंसर पुट अप कर सकते हैं, और कल फिर मैं आई विल रिस्पॉन्ड टू इट एंड विल come back with more new stories. Till then, take care, goodbye and keep reading.